हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूजीसी नेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, बहुत सी क्वेरीज आई और साथ ही साथ ये क्वेरी भी थी कि ये होता क्या है। तो इन सब बातों और उसके लिए क्या सोर्सेज बेस्ट रहेंगे और किस तरीके से पढ़ना है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस जो थे वो पूछ रहे थे। कुछ पर्सनली मैसेज कर रहे थे और कुछ लोगों ने जो है वो मतलब बात की। तो मुझे लगा कि अगर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए बच्चे जो हैं उनको इतना जो है लैक ऑफ नॉलेज है, तो बाकी लोग जो है वो कितना अनअवेयर होंगे। तो मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए कि एक्चुअल में यूजीसी नेट या फिर एनटीए नेट करके आपको मिलता क्या है और किस तरीके से आप इसको इसको जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एनटीए नेट जो है वो एनटीए जो है वो इसको कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है। नेट जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और जुलाई 2024 के अंदर जो है वो ये एग्ज़ाम होगा। क्वालिफिकेशंस क्या रहती है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है नेट का एग्ज़ाम देने के लिए। तो नेट का एग्ज़ाम देने के लिए पहली क्वालिफिकेशन तो ये है कि आपकी जो है वो मास्टर डिग्री जो है वो होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री के साथ साथ जो है वो आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है वो आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट है तब भी, एमए कंप्लीट है तब भी दे सकते हैं। और अगर नहीं कंप्लीट है, अपेयरिंग में हो तब भी आप दे सकते हो, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी हो तब भी आप एलिजिबल हो। तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं वो भी आगे चर्चा करेंगे। फिर दूसरा होता है कि बेनिफिट क्या होता है इसका। तो बेनिफिट होता है कि आप जो अगर सिंपल नेट क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कॉलेजेस के अंदर लगते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लग सकते हो। दूसरा कैटेगरी होता है नेट जेआरएफ। नेट के साथ जेआरएफ, उसमें क्या होता है कि आपको जो है वो सरकार कुछ पैसे देती है, लगभग 37,000 पे जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है इसका फुल फॉर्म। और साथ ही साथ आप एलिजिबल होते हो कि आप कॉलेज के अंदर जो है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकते हो। दूसरा जो एक तीसरी कैटेगरी ये ऐड की गई है, उसमें है कि अगर आपके नंबर जो है नेट और जेआरएफ वालों से भी कम आते हैं तो उनके जो मार्क्स हैं वो उनके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन्ड होंगे और वो लोग एलिजिबल होंगे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी के लिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो एंट्रांस टेस्ट जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी स्तर के ऊपर करवाए जाते थे, अब उनकी आवश्यकता जो है वो नहीं होगी। तो एलिजिबल जो है वो पीएचडी के लिए होंगे। साथ में बेनिफिट जो है जेआरएफ होने का, उसमें जो है 37,000 जो है वो आपको पर मंथ जो स्टाइपेंड मिलता है। फिर एचआरए जो है वो 18%, जैसे टायर 2 टायर 1 के हिसाब से जो सिटीज़ है उनको ये एचआरए मिलता है। और इसके अलावा एनटीए नेट और यूजीसी नेट जो है 2000 जो 24 में क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, तो ये क्या होता है तो मैंने बता दिया। तो हो कितने पेपर होते हैं एनटीए नेट के, तो वो चीज़ डिस्कस करते हैं। इसके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है 50 क्वेश्चन का जिसके 100 मार्क्स होते हैं। उसमें जनरल स्टडी आता है, आपका एप्टीट्यूड आता है, डीआई आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कम्युनिकेशन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और हायर एजुकेशन और जो है कुछ और क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके, जैसे आपका जो पोर्टल्स बने होते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, एनआईआर रैंकिंग हो गई, तो इस तरीके से जो है कुछ चीज़ें चलाई जाती है। सेकंड होता है आपका पेपर 2। सेकंड पेपर में क्या होता है, सब्जेक्ट से पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन जो है वो इसमें रहते हैं आपके। और इसमें क्या होता है कि जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, अलग अलग एग्जाम होता है। पहला सबका कॉमन होता है, दूसरा एग्जाम जो है वो अलग अलग होता है। तो कॉमन की शिफ्ट वाइज होता है। अब तो एक दिन के अंदर होगा तो अब वो कंप्यूटर वाली समस्या नहीं होगी, अब एक ही दिन के अंदर सारे एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला पेपर कॉमन होगा और दूसरा पेपर जो है वो कैसा रहेगा आपका, दूसरा पेपर जो है वो ऑफलाइन जो रहे होंगे, तो उसमें आपका सब्जेक्टिव जो है वो पूछा जाता है। अब इसमें क्या फ़ायदा, और जो इसमें 200 100 नंबर का ये होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, तो कुल मिलाकर 300 नंबर का जो पेपर होता है वो रहता है। 150 क्वेश्चन उसमें रहते हैं। ठीक है,
और इसमें से अगर आपका जो है वो कैटेगरी वाइज स्कोर होता है कि कितने आप परसेंट आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा, उन सब चीज़ों के ऊपर भी हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। पहला कि कैसे क्वालिफाई जो है वो इसको किया जा सकता है और क्या स्टेप्स रहते हैं। तो पहला स्टेप तो यही होता है, मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि किसी की मत सुनो, अपनी सुनो। सबसे पहले PYQ जो है वो क्लियर करो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई पसंद आता है तो आप क्या करते हो, उसका आगा पीछा पता करते हैं ना कि पहले को तो कोई नहीं था और क्या मतलब वो उसका जो है वो नेचर है, किस तरीके का बर्ताव है, कैसे जो है उसकी मतलब पूरी पर्सनैलिटी पूरा जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पता करते हो ना उसका, वो ठीक वैसे होता है। शुरुआत हम कैसे करते हैं कि इसका कोई है तो नहीं, मतलब लाइक दैट कि आपको ये पता करना है कि इसके पिछले वाले जो रहे हैं वो कैसे रहे हैं, मतलब कि पिछले जो क्वेश्चन पेपर जो है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो कैसे रहे हैं। तो 2006 से लेकर के 2023 तक मान के चलो कि इतने सालों के दौरान साल के अंदर 2 बार ये पेपर होता था, तो सोचो कि इससे मल्टीप्लाई कर लो कि कितने पेपर रुके होंगे। तो वो सारे के सारे पेपर कहीं किसी किताब से नहीं पढ़ने हैं, किसी के सॉल्व किए हुए नहीं पढ़ने हैं, किसी ने हल करके रखे हैं, वो उसकी मेहनत है। वो आपने पूरा प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद जो है वो उसको क्या करना है, प्रिंट आउट लेने के बाद जो है वो उसको सॉल्व करना। जैसे पेपर हम लोग देते हैं उस टाइप में एग्ज़ाम दो, 2 घंटे का, 1 घंटा जितना टाइमिंग होगा। उसके बाद जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब चैनल के हिस्ट्री की तो पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी कुछ और सब्जेक्ट के हैं तो यूट्यूब पे आज हर चीज़ अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है कि वो पेपर लगाना है, आपके पास टाइम नहीं है खुद से चेक करने का तो आप यूट्यूब की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अब उसमें भी क्या होता है कि अगर आप खुद से उसको एक्सप्लेन करोगे और खुद उसके आंसर ढूंढोगे, जो नहीं आता है ऑब्वियसली वो किसी जो है वो उससे मदद ले लो यूट्यूब से। बट आपको जो है वो सारे गूगल करने हैं या फिर अपनी बुक में देखने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पास इतने सालों का अनुभव हो जाएगा। अब दुश्मन अगली चाल क्या चलने वाला है वो आपको पहले से जानकारी होगी। तो प्लीज़ इस बात को इंश्योर कीजिएगा कि आपके पास इस तरीके की जो है स्ट्रैटेजी हो, एक बार प्लान जो है वो आपने करना है। साथ में स्टेप 2 क्या है, बेसिक बुक जो होती है, जो बेसिक बुक सिर्फ पढ़नी है, रीड करनी है, लर्न नहीं करनी है। मैंने देखा है बच्चे ना रटना शुरू हो जाते हैं भाई। एक दिन का मतलब सोचो कि एक क्लास एक 10-15 क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने, पूरी की पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको जो है वो इतना बड़ा लंबा सिलेबस होता है वो पढ़ना है। तो बेसिक बुक्स पढ़ो, जैसे आपकी मास्टर्स की जो बुक है वो पढ़नी है, NCERT जो है वो आप हेल्प ले सकते हो। साथ ही साथ जो है इसके लिए आप ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपने सिर्फ पढ़ना है। जैसे आपने जो है वो कोई भी बुक, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो प्रेफर वो करते हैं, सजेस्ट करते हैं। मैं वैसा नहीं करता हूँ। हाँ, नॉर्मल जो होती है बुक्स, जैसे जो कम्पिटिटिव के लिए हो गई, जो आपकी अरिहंत की है या फिर आपकी जो है वो लूसेंट तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है ना। तो उसको छोड़ करके जो बाकी बुक्स होती है, जैसे अरिहंत की UPSC की जो बुक्स आती है उसमें जो हिस्ट्री है वो भी अच्छा है। उसके अलावा जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो मॉडर्न के लिए। सतीश चंद्रा से और विपिन चंद्रा से इतने बड़े क्वेश्चंस आते हुए मैंने नहीं देखे। तो मैं मतलब इस दोनों पढ़ी है मैंने, बट उस तरीके से मैंने जो है वो उसमें से हाँ बेसिक समझ डेवलप करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। बट उससे जो है उतनी एक्सपेक्टेशन रखना वो गलत बात रहेगी। स्टेप 3 जो है रहेगा वो है आपका सिलेबस का। लोग पहले बोलते हैं कि सिलेबस पढ़ो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने ऐसे खुद नहीं किया था और मैं 2 टाइम जो है वो नेट क्वालिफाई किया था और एक टाइम जो है वो JRF क्वालिफाई किया था। वर्तमान में मैं पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर जो है वो PhD कर रहा हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो ये जो है वो आप बीती जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जो मैंने फॉलो किया, मैंने क्वालिफाई किया, तो आप भी कर सकते हो। सिलेबस आप तीसरे चरण में पढ़ो। उसमें ये होगा कि जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें कुछ भी
दूसरे ग्रह का नहीं लगेगा। पहली बार आप जब सिलेबस उठा के देखोगे तो उसमें क्या होता है कि इंसान डिमोरलाइज हो जाता है। शुरू शुरू में तो वो बहुत बड़ी कोशिश करता है कि मैं तो कंप्लीट कर दूंगा, पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, बट होता उसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, कि इतना लंबा सिलेबस होता है और वो सिलेबस को पूरा करते करते जो है पिछला भूल गया होता है। जबकि आप पीवाईक्यू और बेसिक बुक्स पढ़ के जाएंगे तो आपको आधा सिलेबस से ज़्यादा चीज़ें जो है वो लगभग जो है आती होंगी, फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये पूरी गेम लगभग 3-4 महीने की होती है। अगर आप इतनी मेहनत करते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करना है, रीड स्टैंडर्ड बुक्स अगर आपके पास टाइम है तो। क्योंकि आपके 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 से 15 के बीच में, जो स्टैंडर्ड बुक से या फिर जो बहुत डीप जा करके पूछे होते हैं, तो आपको ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी मदद ले सकते हो। लाइक जैसे मैं स्टडी आईक्यू देखता हूँ, दृष्टि देखता हूँ, या फिर कुछ इस तरीके की कुछ और चैनल्स जो है, मतलब इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं मुझे इनको प्रमोट करने के लिए, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो है वो मदद मिल सकती है, जैसे मुझे वहाँ से मदद मिली उस तरीके से। ठीक है, मेरे अपने चैनल के ऊपर भी सारे के सारे जो है मैक्सिमम जो है वो सॉल्व किए हुए पेपर पड़े हुए हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं कि शुरुआत की वीडियोस के अंदर जो है वो किस तरीके से मैंने यूजीसी जो हिस्ट्री के जो एग्ज़ाम हैं वो जो है वो सॉल्व किया हुआ है। साथ में स्टेप 5 जो होता है वो पेपर फर्स्ट जो होता है उसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए पता नहीं क्यों सिर दर्द बना होता है। इतनी कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, बहुत नॉर्मल होता है। लिटरली ना मैंने कोई बुक ली थी और ना ही जो है वो कोई मैंने ऐसे स्पेसिफिक तौर पे पढ़ाई करी इसके लिए, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कभी कि ये टफ है, और मेरा स्कोर हमेशा 30 अबव रहता था, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो आपका एप्टीट्यूड अच्छा है पहले से, या आपको बेसिक समझ है इन चीज़ों की, तो वो भी कह सकते हैं, या तो फिर डर नहीं था मुझे कि ये नहीं क्वालिफाई होगा। तो मुझे इसमें कभी दिक्कत नहीं आई। दिक्कत जो है, हाँ, आप नॉर्मली जैसे मेरे एक फ्रेंड की कुठारी की बुक थी तो मैंने वो देख ली थी 1-2 बार, तो मुझे लगा कि मतलब 10 दिन के अंदर लगभग वो कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए। हाँ, मैथमेटिक्स वगैरह में थोड़ी दिक्कत थी। तो वो डीआई में से 4 में 5 में से जो है वो 3 वैसे ही ठीक हो जाते हैं। बेसिक का आप ऊपर से भी देखोगे ना, मतलब जैसे सॉल्व कर, जैसे एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी मायने रखता है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है वो यूट्यूब के कुछ वीडियोस देख सकते हैं। बायजूस में जो कुछ लोग हैं वो भी फर्स्ट पेपर के लिए जो है वो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं फ्री में यूट्यूब पे। ठीक है, और दूसरा जो है वो अगर आप जो है वो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो, और फर्स्ट पेपर के लिए कुछ और पढ़ने के लिए भी अगर मैं कहूँ तो यूट्यूब से कुछ मदद ली जा सकती है कुछ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फर्स्ट पेपर के लिए कि आप जो है वो मैंने आगे डिस्कस कर रखा है। अगर जो है वो इसमें रहेगा तो मैं आपको इसमें शो करता हूँ कि वो मैंने जो है वो पहले इसमें दे रखा था कि इसमें जैसे जनरल स्टडी है, एप्टीट्यूड आपका जो आ जाता है, डीआई आ जाता है, करंट अफेयर में भी जो एनआईआरएफ की रैंकिंग होती है वो इम्पोर्टेंट है, होती है। ठीक है, एक यूएस करके एक और रैंकिंग होती है, यूनिवर्सिटी के लिए जो रैंकिंग मिलती है ना, और जो कॉलेजेस टॉप करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे इसके अलावा जो है स्वयं हो गया, मूट को, और इसके अलावा जो है वो मूक हो गया, इसके अलावा जो है एक कुछ और जो चैनल्स जो कुछ और इनिशिएटिव जो है वो शुरू करे हो, जैसे सृष्टि या कुछ इस तरीके के जो है किसी भी मंत्रालय ने शुरू करे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर के अंदर जहाँ पे कुछ चीज़ें जो चल रही है अभी वर्तमान में, वो चीज़ें भी आपके जो है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज़ जो है आपके लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बहुत बड़ा जो है वो इसमें तीर मारने जैसा नहीं है। जैसे मैं हिस्ट्री के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हिस्ट्री के पेपर 2 के लिए आप क्या पढ़ें। स्पेशली जो है वो ये चीज़ जो मैंने जितना बताया वो सबको फॉलो करनी चाहिए, और ये आपकी लगभग जो है वो जैसे पीवाईक्यू ही आपकी लगभग 50% जर्नी जो है वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है,
तो यूट्यूब के अलावा जो PYQ के अलावा, जैसे PYQ आपकी 50% जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो बेसिक बुक बता दी, लगभग जो है सिलेबस देख लिया आपने एक बार, तो 75-80% के करीब पहुंच जाते हैं। आई डोंट थिंक कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने, हाँ पढ़ो, जब आप PhD में जाओगे तो पढ़ते रहो, कौन रोक रहा है, ठीक है। बट आप शुरुआत जो है वो ऐसे कर रहे तो 2-4 साल लेके चलो फिर तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट मेन थिंग क्या है कि आपको करना क्या है, अभी आपको तो पेपर क्वालिफाई करना है, तो पेपर क्वालिफाई करने के लिए जितना बता रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, इसमें आपको बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है। और नेट क्वालिफाई, देखो अगर इतनी सी चीज़ें आप कर लोगे तो यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF, ठीक है। नेट क्वालिफाइड आप हो गए इतनी कम टाइम के अंदर, कितना टाइम लगा, लगभग 15 मिनट। और आप जो है वो और कोई बेस्ट गाइड, इसके अलावा जो और कोई गाइडेंस चाहते हो तो ये मेरे यूट्यूब का जो है वो ऑफिशियल नाम है, बुंगू GS। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे ये 9015200134 पर। मैं आपको जो मेरे तरफ से बेस्ट रहेगा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाना, या फिर पेपर फर्स्ट के लिए जो है वो जो गाइडेंस आपको चाहिए होगी वो, और उसके अलावा पेपर 2 हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल साइंस का भी मैं आपको बता सकता हूँ, जर्नलिज्म का बता सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करके जो है वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। और नोट्स मांगने वाले बंदों के लिए एक सलाह है कि जो प्रोसीजर मैंने बताया है अगर आप ये फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप नोट्स बेचने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं बनोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस जो है मेरी वीडियोस या फिर मेरे जो एक्सपीरियंसेस है उनको और लोगों तक पहुंचाने के लिए आपसे एक विनती है कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब 10 लोग 50 लोग देखता है तो अच्छा लगता है और इंसान मोटिवेट होता है अगली बार उससे बेहतर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।